नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद कैलाश सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, डेली रात को 9 बजे आपके लिए एसएससी का एक प्रैक्टिस सेट लेकर आया जाता है, जिसका हम 7वां सेट डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो प्रैक्टिस सेट है, ये प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर से लिए गए हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सभी लोग क्लास को एक बार शेयर कर देंगे, जिससे अधिक से अधिक लोग इस लाइव क्लास से जुड़ पाएँ। पहला क्वेश्चन, पशु घास और चारे में उपस्थित सेलुलोज को पचाने में सक्षम होते हैं। इस क्षमता की विशेषता है। प्रथम आमाशय में सेलुलोज पचाने के लिए बैक्टीरिया की आवश्यकता होती है, उपस्थिति होती है। प्रथम आमाशय में पशुओं द्वारा सेलुलोज का उत्पादन, प्रथम आमाशय में उपस्थित अम्ल या प्रथम आमाशय में सेलुलोज का लंबे समय तक प्रतिधारण। तो इनमें से क्या आंसर हो जाएगा? आपके सामने 51 क्वेश्चन और सभी लोग आंसर करेंगे इसका। तो पशु घास या चारे में उपस्थित सेलुलोज को पचाने में सक्षम होते हैं, इस क्षमता की विशेषता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रथम आमाशय में सेलुलोज पचाने वाले बैक्टीरिया की उपस्थिति। स्तनधारियों का पाचन तंत्र सेलुलोज के पाचन के लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन पशुओं के प्रथम आमाशय में सेलुलोज पचाने वाले बैक्टीरिया चारे में उपस्थित सेलुलोज को पचा सकते हैं। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा ए। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। गर्भवती महिलाओं को अपने आहार के रूप में हरी पत्ती वाली सब्जियां पर्याप्त मात्रा में लेने की सलाह क्यों दी जाती है, विशेषकर प्रथम 3 महीनों में? तो गर्भवती महिलाओं को अपने आहार के रूप में, अपने भोजन के रूप में गर्भावस्था के प्रथम 3 महीनों के दौरान प्रति 400 mg अतिरिक्त फोलिक अम्ल की आवश्यकता होती है। यानी किस एसिड की आवश्यकता होती है? फॉलिक एसिड की। तो हरी सब्जियां फॉलिक एसिड का अच्छा स्रोत होते हैं, क्योंकि उनमें फॉलेट होता है। तो चलिए देखेंगे ऑप्शंस को। उनमें हरित लवक पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, उनमें लेसिथिन पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, उनमें फॉलिक अम्ल पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है जो डीएन संश्लेषण के लिए आवश्यक है, या उनमें कोशिका उपापचयन के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण वसायुक्त अम्ल पाए जाते हैं। तो गर्भवती महिलाओं को अपने आहार के रूप में हरी पत्ती वाली सब्जियां प्रथम 3 महीनों में लेना आवश्यक क्यों होता है? तो सही आंसर हो जाएगा सी। इनमें फॉलिक अम्ल पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है जो डीएन संश्लेषण के लिए आवश्यक है। जीवाणु खाद के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? 53 क्वेश्चन, जीवाणु खाद के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन हैं जो सत्य हैं? एजोटोबैक्टर जीवाणु खाद के रूप में उपयोग होने वाला नाइट्रोजन युक्त एक बैक्टीरिया है। उन्हें केवल पौधों की पत्तियों पर लगाया जाता है। वे मिट्टी के रासायनिक यौगिकों को परावर्तित कर देते हैं। उन्हें जैविक खाद के साथ उपयोग किया जा सकता है। तो जीवाणु खाद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है यह पूर्णतः सत्य हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा ए। एजोटोबैक्टर जीवाणु खाद के रूप में उपयोग होने वाला नाइट्रोजन युक्त एक बैक्टीरिया है। तो एजोटोबैक्टर और राइबोजोमियम नाइट्रोजन युक्त बैक्टीरिया हैं जो जीवाणु खाद के रूप से उपयोग किए जाते हैं। जीवाणु खाद का जैविक खाद के साथ उपयोग किया जा सकता है। तो सही आंसर हो जाएगा ए। दोस्तों, ये क्लासेज जो आपके लिए लाई जाती हैं, इनकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल जीएस विद कैलाश सर से प्राप्त कर सकते हैं। डेली पीडीएफ अपलोड कर दी जाती हैं। 54 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन हार्मोनों की विशेषताओं का सही वर्णन करते हैं? निम्नलिखित में से कौन से कथन जो हैं हार्मोनों की विशेषताओं का सही वर्णन करते हैं? वे स्टेरॉयड प्रोटीन पेप्टाइड या अमीनो अम्ल संजात होते हैं। उनका स्राव शारीरिक अंगों द्वारा नहीं होता और अधिकांश संपूरक के रूप में लिए जाते हैं। वे उन अंगों के कार्यचालन को प्रभावित नहीं करते जिनके द्वारा स्रावित किए जाते हैं। और चौथा, वे एक एंजाइम सक्रिय कारक के रूप में कार्य करते हैं और उनके कार्यों को निष्पादित करने में एंजाइमों की मदद करते हैं। तो इसमें से जो सही आंसर हो जाएगा आपका, देखेंगे हार्मोनों की विशेषताओं का सही वर्णन पूछा गया है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। वे स्टेरॉयड प्रोटीन और पेप्टाइड या अमीनो अम्ल संजात होते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे चौथा ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। वे एक एंजाइम सक्रिय कारक के रूप में कार्य करते हैं और उनके कार्यों को निष्पादित करने में एंजाइमों की मदद करते हैं। तो चलिए बढ़ेंगे ऑप्शंस की तरफ। हमने लगाया पहला और 4 सही था, तो इस प्रकार 54 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 54 क्वेश्चन का आंसर सभी लोग ए। 55 क्वेश्चन, मानव शरीर के संतुलन का मुख्य अंग स्थित होता है। मानव शरीर के संतुलन का जो मुख्य अंग है यह कहाँ
स्थित होता है? कान के अंतभाग में, कान के मध्य भाग में, मस्तिष्क के उम्र भाग में, या फिर कशेरुक कॉलम के ऊपरी भाग में? तो आंसर हो जाएगा आपका बी। मानव का आंतरिक कर्ण 3 भागों कोक्लीय, यूट्रिकल और सेल्यूकस से बना होता है। कोक्लीय सुनने में सहायता करता है, जबकि यूट्रिकल और सेल्यूकस शारीरिक संतुलन को बनाए रखने में मदद करते हैं। तो मानव का जो आंतरिक कर्ण है, इसके 3 भाग होते हैं, कोक्लीय, यूट्रिकल और सेल्यूकस, सेक्यूलस। तो इनमें कोक्लीय है वो सुनने में सहायता करता है, जबकि यूट्रिकल और सेक्यूलस शारीरिक संतुलन को बनाए रखने में मदद करते हैं। तो सही आंसर होगा बी, मध्य भाग में। कालजरा से पीड़ित व्यक्तियों की सबसे विशिष्ट मुख्य विशेषता क्या है? कालजरा से पीड़ित व्यक्तियों की सबसे विशिष्ट मुख्य विशेषता क्या हो जाती है? 56 क्वेश्चन आप लोगों के सामने। तो पूर्व काल जरा जो होता है, यह पहले जरा और बुढ़ापा से संबंधित है। इसके कारण आयु जल्दी बढ़ती है और वह बच्चा 12-13 वर्ष की आयु तक मर जाता है। जिस बच्चे में ये बीमारी होती है उसकी आयु जल्दी बढ़ती है और 12-13 वर्ष की आयु तक बच्चा मर जाता है। यह लगातार होने वाला आनुवंशिक विकार है और LMNA जीन में परिवर्तन के कारण होता है। तो सही आंसर हो जाएगा, देखिए, तेज़ी से उम्र बढ़ना। इस बीमारी में बच्चे की उम्र तेज़ी से बढ़ती है और 12-13 वर्ष की आयु तक उसकी मृत्यु भी हो जाती है। निम्नलिखित में से किस एक खनिज की कमी के कारण रोगक्षम अपर्याप्तता की अधिकता संभावना होती है? किस एक खनिज की कमी के कारण रोगक्षम और अपर्याप्तता की अधिक संभावना होती है? 57 क्वेश्चन आप लोगों के सामने। तो आंसर होगा बी, जिंक। शरीर में जिंक की कमी के परिणामस्वरूप चिड़चिड़ापन, क्रोधी स्वभाव और प्रतिरक्षा कार्य असंतुलित हो सकते हैं। बढ़ेंगे 58 क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ कथन दिए गए हैं आप लोगों के सामने और जिन पर विचार करने के लिए कहा गया है। गर्म रक्त वाले जानवर ठंडे वातावरण में सक्रिय रह सकते हैं, जिसमें ठंडे रक्त वाले जानवर कठिनाई से रहते हैं। ठंडे रक्त वाले जानवरों को जीवित रहने के लिए गर्म रक्त वाले जानवरों से बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो 2 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको देखना है कौन से ऑप्शन ठीक है और कौन से ऑप्शन गलत हो जाते हैं। तो गर्म रक्त वाले जानवर ठंडे वातावरण में सक्रिय रह सकते हैं, जिसमें ठंडे रक्त वाले जानवर कठिनाई से रहते हैं। तो ये ऑप्शन ठीक हो जाता है। और ठंडे रक्त वाले जानवरों को जीवित रहने के लिए गर्म रक्त वाले जानवरों से बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये भी कैसा होता है? ये भी ठीक हो जाता है। तो चलिए बढ़ेंगे ऑप्शंस की तरफ। केवल एक, केवल दो, दोनों, एक और दो, या फिर ना तो एक ना दो। तो आंसर होगा सी, दोनों, एक और दो, दोनों। मच्छर निम्नलिखित में से किसी रोग को छोड़कर से सभी के लिए एक रोगवाहक हो सकता है? मच्छर निम्नलिखित में से किसी रोग को छोड़कर से सभी के लिए एक रोगवाहक हो सकता है। 59 क्वेश्चन आप लोगों के सामने और इसका आंसर हो जाएगा डी, कालाजार। कालाजार जो है यह फ्लेबोटोमस अर्जेप्टिक्स की प्रजाति के सैंड फ्लाई द्वारा होता है। पीत ज्वर और डेंगू ज्वर एडिज मच्छर से फैलते हैं, जबकि फाइलेरिया रोग एनाफिलीज मच्छर द्वारा फैलता है। पीत ज्वर और डेंगू जो है एडिज मच्छर से, जबकि फाइलेरिया एनाफिलीज मच्छर से फैलता है। तो बचा कौन सा? कालाजार। और कालाजार कैसे फैलता है? तो सैंड फ्लाई के द्वारा फैलता है। साबुन बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे महत्वपूर्ण कच्ची सामग्री है? साबुन बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे महत्वपूर्ण कच्ची सामग्री है? तो आंसर हो जाएगा ए, वसा और कास्टिक क्षार। साबुन बनाने के लिए मुख्य सामग्री वसा और क्षार आवश्यक है। पानी, मृदुकर, इत्र इत्यादि जैसे पदार्थ भी आवश्यकता अनुसार मिलाए जा सकते हैं, लेकिन बेसिक सामग्री क्या हो जाती है? वसा और कास्टिक क्षार। रासायनिक रेशम तंतुओं के मुख्य रूप से पाया जाता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिश्रित, लिपिड या फिर पॉलीसेकेराइड मिश्रण और वसा के द्वारा। 61 क्वेश्चन आप लोगों के सामने और इसका सही आंसर हो जाएगा ए। रेशम ऊन जैसे प्रोटीन रेशे हैं, इनका स्राव रेशम के कीड़े प्यूपा के द्वारा किया जाता है। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ।
भारत में हरी खाद के लिए निम्नलिखित में से किस पौधे का उपयोग किया जाता है? भारत में हरी खाद के लिए निम्नलिखित में से किस पौधे का उपयोग किया जाता है? 62 क्वेश्चन और आंसर हो जाएगा बी, सनहेप। सनहेप जो है वह पौधा जो भारत में हरी खाद के लिए उपयोग किया जाता है। खाद के लिए इसकी खेती बड़े पैमाने पर की जाती है और इसकी पत्तियां अन्य खादों के लिए उच्च प्रोटीन की पूरक होती हैं। 63 क्वेश्चन 2011-12 के दौरान भारत में कोयला के उत्पादन में कम वृद्धि का मुख्य कारण क्या रहा था? ये उस समय के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है 63 क्वेश्चन, और इसका जो सही आंसर था आयोग के द्वारा जो सही आंसर दिया गया वो हो जाता है आपका बी। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। यूएनडीपी द्वारा विकसित मानव गरीबी सूचकांक निम्नलिखित में से किसके अभाव पर आधारित है? यूएनडीपी द्वारा विकसित मानव गरीबी सूचकांक यानी एचपी इंडेक्स जो है निम्नलिखित में से किसके अभाव पर आधारित है? 64 क्वेश्चन और आंसर हो जाएगा इसका ए, आय के अभाव पर। मानव गरीबी सूचकांक जो है एचपीआई का उपयोग संयुक्त राष्ट्र द्वारा किसी देश में रहने के स्तर को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। सबसे पहले इसकी शुरुआत 1990 में की गई। यह अलग अलग देशों में व्यक्तियों की आय का अभाव मापता है। 65 क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अपस्फीति का उपयुक्त विवरण है? अपस्फीति का विवरण पूछा गया है। यह अन्य मुद्राओं के विपरीत मुद्रा के मुख्य में अचानक होने वाली गिरावट है। यह अर्थव्यवस्था में लगातार मंदी है। यह वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में लगातार गिरावट है, या फिर यह समयावधि के दौरान मुद्रास्फीति की दर में गिरावट है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा 65 क्वेश्चन का, और आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। अपस्फीति वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में कमी है। अपस्फीति तब होती है जब मुद्रास्फीति की दर 0% से नीचे गिर जाती है, यानी ऋणात्मक मुद्रास्फीति को अपस्फीति कहा जाता है। वित्तीय निवेश की भाषा में शब्द मंदड़िया से क्या आशय है? देखिए इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। मंदड़िया से क्या आशय है? वित्तीय निवेश की भाषा में शब्द मंदड़िया से क्या आशय है? एक निवेशक जो यह महसूस करता है कि एक निश्चित प्रतिभूति के मूल्य में गिरावट आने वाली है। एक निवेशक जो एक निश्चित शेयर के मूल्य में वृद्धि की उम्मीद करता है। एक शेयर धारक जिसका कंपनी में वित्तीय या अन्यथा सरोकार है, या कोई भी ऋणदाता चाहे वो लोन दे सकता है या बॉन्ड खरीद सकता है। तो इनमें से मंदड़िया कौन हो जाता है? 66 क्वेश्चन। तो मंदड़िया जो है हमने पढ़ा हुआ है बुल और बियर। हमने इकोनॉमिक्स में बुल और बियर को पढ़ा है। तो बुल वे शेयर धारक होते हैं या वे निवेशक होते हैं जो बाज़ार के उठने की उम्मीद करते हैं, और बियर जो होते हैं या बाज़ार के गिरने की उम्मीद करते हैं। ठीक है, तो बाज़ार इसी प्रकार से कार्य करता है। बुल और बियर दोनों अर्थशास्त्र से संबंधित हैं, हम बिल्कुल पढ़ चुके हैं इन्हें। बुल को हिंदी में तेजड़िया और बियर को मंदड़िया कहा जाता है। तो यहाँ पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एक निवेशक जो यह महसूस करता है कि एक निश्चित प्रतिभूति के मूल्य में गिरावट आने वाली है, यानी गिरावट की उम्मीद करने वाले व्यक्ति को बियर अथवा मंदड़िया कहा जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रामीण वानिकी ने सामुदायिक जमीन पर और निजी स्वामित्व वाली जमीन पर वृक्षों में वृद्धि का लक्ष्य रखा। दूसरा, कृषि वानिकी ने प्रत्येक किसान को अपने परिवार की घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपनी कृषि भूमि पर वृक्ष लगाने के लिए प्रोत्साहित किया है। तो 67 क्वेश्चन आप लोगों के सामने, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर देखेंगे केवल एक, केवल दो, एक दोनों, एक और दो, या ना तो एक ना दो। तो आंसर होगा सी, एक और दो दोनों। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में प्रत्येक व्यक्ति द्वारा जोती जाने वाली कृषि भूमि में कमी के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी है? तो भारत में प्रत्येक व्यक्ति द्वारा जोती जाने वाली कृषि भूमि में कमी के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी होगा? 68 क्वेश्चन। निम्न प्रति व्यक्ति आय, जनसंख्या की तेजी से बढ़ती हुई दर, बारिशों के बीच जमीन को बराबर बांटने की प्रक्रिया, खेती करने की परंपरागत तकनीक का उपयोग। तो भारत में प्रत्येक व्यक्ति द्वारा जोती जाने वाली कृषि भूमि, प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा जोती जाने वाली कृषि भूमि में कमी के लिए निम्नलिखित में से कौन से तथ्य उत्तरदायी हैं? चारों तथ्य आप लोगों के सामने हैं। 68 क्वेश्चन।
4 फैक्ट हैं आपके सामने और आपको आंसर लगाना है। तो इनमें से हम देखेंगे 2 और 3 फैक्ट बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, दूसरा और तीसरा। तो ऑप्शंस की तरफ देखते हैं, सही आंसर होगा बी, 2 और 3। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्च विकास से मुद्रास्फीति को बढ़ावा मिलेगा, उच्च विकास में अपस्फीति को बढ़ावा मिलेगा। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, और ना तो एक ना ही दो। तो 69 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ए, केवल एक। कॉन्ट्राडिक्टरी फैक्ट थे, विरोधाभास फैक्ट्स में, तो कौन सा फैक्ट सही हो जाएगा? ए। हाल ही में यूएसए के एप्पल कंप्यूटर ने टचपैड लॉन्च किया जो एक उपयोगकर्ता को एक माउस की आवश्यकता हटाकर उंगलियों के संकेतों के साथ डेस्कटॉप कंप्यूटर को चलाने की अनुमति देता है। उस डिवाइस का नाम क्या है? 70 क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। मिरर इमेज पैड, वर्चुअल पैड, फिंगर टिप ट्रैक पैड या फिर मैजिक ट्रैक पैड। यूएसए के एप्पल कंप्यूटर ने एक टच पैड लॉन्च किया है और उसे क्या नाम दिया गया? 70 क्वेश्चन, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, मैजिक ट्रैक पैड। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो वल्लभ भाई पटेल को, हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन, वल्लभ भाई पटेल को जो है बारदोली सत्याग्रह के बाद में गांधी जी के द्वारा सरदार की उपाधि दी गई और इन्हें भारत का लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस युद्ध में हराया? पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 1191 के तराइन के युद्ध में हराया था, जबकि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को 1152 के तराइन के द्वितीय युद्ध में पराजित किया। तो 72 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। बीवी का मकबरा भारत में किस स्थान पर है? तो औरंगजेब की पत्नी जो थी उनका नाम था राबिया उद दौरानी। तो उनका जो मकबरा है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बनवाया गया और इसे बीवी का मकबरा या फिर ताजमहल की नकल भी कहा जाता है। औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई? 74 क्वेश्चन। औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई? तो 88 वर्ष की आयु में 1707 में महाराष्ट्र के अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु हुई। बौद्ध धर्म के प्रथम उपदेश की घटना क्या कहलाती है? तो बौद्ध धर्म में जो प्रथम उपदेश दिया गया इसकी घटना को हम किस नाम से जानते हैं? तो बुद्ध ने अपने पहले उपदेश जो था 5 भिक्षुओं को दिया, इसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। तो आंसर होगा बी, धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 75 क्वेश्चन अभी हमने किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का संकल्प धारण किया गया था? तो भारतीय पूर्ण स्वराज का जो संकल्प था 1929 के लाहौर अधिवेशन में किया गया, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा शासक बुद्ध के समकालीन था? इनमें से कौन सा शासक है जो बुद्ध के समकालीन था? 77 क्वेश्चन, और सही आंसर होगा बी, बिंबिसार। महात्मा बुद्ध का समकालीन बिंबिसार प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के शासनकाल में 483 ईसा पूर्व में राजगृह में आयोजित की गई थी। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई? अगला क्वेश्चन 78 क्वेश्चन। प्रथम बौद्ध संगीति जो थी कहाँ आयोजित हुई? पिछले क्वेश्चन में ही बात कर चुके हम। तो प्रथम बौद्ध संगीति जो थी अजातशत्रु के समय में 483 ईसा पूर्व संपन्न हुई और यह कहाँ हुई थी? तो राजगृह। गुरुत्व के कारण ऊंचाई के साथ त्वरण बढ़ता है, गुरुत्व के कारण ऊंचाई के साथ त्वरण में क्या परिवर्तन आता है? तो देखेंगे गुरुत्व के कारण ऊंचाई में जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो त्वरण क्या होता जाता है? आपका त्वरण जो है घटता जाता है, जिसे मंदन कहा जाता है। ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहा जाता है। जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे आ रही है तो त्वरण बढ़ता जाता है, जिसे त्वरण कहते हैं, और कोई वस्तु नीचे से ऊपर जा रही है तो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जा रही है, तो ऐसी स्थिति में त्वरण जो है धीरे धीरे घटता जाएगा और इसे मंदन कहा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? घटता है। अगला क्वेश्चन, अश्वशक्ति किसके बराबर है? तो एक अश्वशक्ति जो है यह 740 वाट के बराबर होता है। पृथ्वी की सतह के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह की कक्षीय गति क्या है? 81 क्वेश्चन। पृथ्वी की सतह के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह की कक्षीय गति क्या होनी चाहिए? तो ये होती है सी, 7.9 किलोमीटर प्रति सेकंड। गैसों से नमी हटाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो गैसों से नमी को अलग करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो
तो आंसर होगा सी, कैल्शियम क्लोराइड का। कैल्शियम क्लोराइड गैसों से नमी हटाने के लिए उपयोग किए जाने वाला एक निर्जलीकारक है। कैल्शियम कार्बोनेट चूने का पत्थर है। कैल्शियम फॉस्फेट एक उर्वरक है। और कैल्शियम सल्फेट का उपयोग पीओपी और सीमेंट उद्योग में किया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस जो है यह 22 मार्च को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम वायु में मार करने वाली, बाहर नहीं होगा, मार होगा यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम वायु में मार करने वाली मिसाइल है? 84 क्वेश्चन, और सही आंसर होगा इसका ए, अस्त्र। भारत ने 19 मार्च 2015 को हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल अस्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। 85 क्वेश्चन, किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का नया सिद्धांत निर्धारित किया? किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का नया सिद्धांत जो था निर्धारित किया? 85 क्वेश्चन, और सही आंसर हो जाएगा इसका सी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। और यह केस जो था यह 1973 से संबंधित है। तो इसमें उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का नया सिद्धांत प्रस्तुत किया। प्रस्तावना को संविधान का अंग माना, लेकिन मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ऐसा भी कहा। सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली लागू है। सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली जो है, यानी कंट्रोल जो है राष्ट्रपति के हाथ में होता है। ये किस देश में लागू है? तो यूएसए में। एक जो लोकतंत्र होता है संसदीय लोकतंत्र होता है, और दूसरा होता है अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। तो अध्यक्षात्मक लोकतंत्र जो है वहाँ राष्ट्रपति प्रणाली लागू होती है, राष्ट्रपति के पास सारी शक्ति होती हैं, और संसदीय लोकतंत्र में संसद के पास शक्ति होती हैं। तो हम देखेंगे यह प्रणाली जो है यूएसए यानी अमेरिका में लागू है। अगला क्वेश्चन, संसदीय सरकार में वास्तविक सत्ता किसके हाथ में होती है? तो संसदीय सरकार में जो वास्तविक सत्ता होती है, देखिए वास्तविक सत्ता पूछा गया है, वैसे सत्ता किसके हाथ में होती है? राष्ट्रपति के हाथ में, हम सभी जानते हैं। किंतु अगर वास्तविक तौर पर देखा जाए तो राष्ट्रपति नाम मात्र का अध्यक्ष होता है। वास्तविक सत्ता किसके हाथ में होती है? तो 87 क्वेश्चन आप लोगों के सामने, और आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री। तो वास्तविक सत्ता जो होती है प्रधानमंत्री के हाथों में होती है। 88 क्वेश्चन, राज्यसभा के विघटन की समयावधि क्या है? राज्यसभा का विघटन कब होता है? तो हम सभी जानते हैं राज्यसभा का विघटन कभी नहीं होता। इसके सदस्यों का जो चुनाव होता है 6 वर्षों के लिए होता है, और प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य जो हैं सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो राज्यसभा का विघटन नहीं होता। राज्यसभा जो है एक स्थायी सदन है। वोट देने की आयु को घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? तो मतदान की आयु को घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 1988 में 21 वर्ष से घटाकर इसे कितना कर दिया गया था? 18 वर्ष कर दिया गया था। 1988 सही आंसर हो जाएगा। लोकसभा एवं विधानसभा में उनकी कुल सीटों में से सर्वाधिक कितने प्रतिशत को मंत्री बनाया जाता है? तो 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा यह सीमा निर्धारित की गई, और यह सीमा है 15%। लोकसभा एवं विधानसभा में उनकी कुल सीटों में सर्वाधिक कितने प्रतिशत को मंत्री बनाया जा सकता है? तो 15% को। पारादीप बंदरगाह निम्नलिखित में से किस नदी के डेल्टा पर स्थित है? तो पारादीप बंदरगाह जो है यह महानदी के डेल्टा पर स्थित है। कच्छ की खाड़ी ज्वारीय ऊर्जा संयंत्र के लिए उपयुक्त प्रदर्शित किए गए भारत के पश्चिमी तट के 2 क्षेत्रों में से एक है। दूसरा निम्नलिखित में से कौन सा है? एक कच्छ की खाड़ी ज्वारीय क्षेत्र संयंत्र के लिए भारत के पश्चिमी तट 2 क्षेत्रों में से एक है। दूसरा क्षेत्र कौन सा हो जाता है? 92 क्वेश्चन, और सही आंसर होगा खंबात की खाड़ी। झारिया, रानीगंज, तलचर, कोरबा, कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से क्रमशः किस राज्य में स्थित हैं? तो झरिया, रानीगंज, तलचर, कोरबा, कोयला क्षेत्र जो हैं यह किस राज्य में स्थित हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आंसर होगा बी, झारखंड। क्रमशः जो दिए गए हैं तो यह सही आंसर होगा बी, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। पोर्ट ब्लेयर निम्नलिखित में से किस द्वीप पर स्थित है?
पोर्ट ब्लेयर जो है निम्नलिखित में से किस द्वीप पर स्थित है? तो यह दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल प्राय सुनहरा रेशा कहलाती है? तो किस फसल को सुनहरा रेशा के नाम से भी जाना जाता है? आंसर होगा बी, जूट। जूट को इसके रंग और अधिक नकद मूल्य के कारण सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। भारत में सर्वाधिक जूट उत्पादक राज्य पश्चिमी बंगाल है। भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर स्थित है? 96 क्वेश्चन, सही आंसर होगा सी, सतलज नदी। भाखड़ा नांगल परियोजना अत्यधिक महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय परियोजना है जिसका नाम सतलज नदी पर भाखड़ा और नांगल 2 बांध बनाने के बाद पड़ा। यह पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। तो 3 राज्यों से संबंधित है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 97 क्वेश्चन, नर्मदा नदी मध्य पहाड़ी मैदानों की मैकाल पहाड़ियों में से निकलती है। दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थान को भरिए। आंसर हो जाएगा सी, अमरकंटक। नर्मदा नदी अमरकंटक मध्य पहाड़ी मैदानों से निकलती है, मैकाल पहाड़ियों के पास से निकलती है। चट्टानों के टूटने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया नहीं है? कौन सी जो है रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया नहीं है? तो 98 क्वेश्चन और आंसर हो जाएगा डी, सल्क स्खलन। सल्क स्खलन वह प्रक्रिया है जिसमें चट्टानें धीरे धीरे अपक्षय के बजाय परतों में बदलकर टूटती हैं। यह स्वतः होने वाली या भौतिक अपक्षय प्रक्रिया है। तो सही आंसर होगा सल्क स्खलन। सल्क स्खलन वह प्रक्रिया है जिसमें चट्टानें धीरे धीरे अपक्षय के बजाय परतों में बदलकर टूटती हैं। 98 क्वेश्चन, चट्टानों से होकर पानी गुजरने की अनुमति देने वाली चट्टानों की क्षमता कहलाती है। चट्टानी से होकर पानी गुजरने की अनुमति देने वाली चट्टानों की क्षमता क्या कहलाती है? पारगम्यता। पारगम्यता चट्टानों, तलछट या मिट्टी से इसके छिद्रों के माध्यम से पानी के संचालन की क्षमता दर्शाती है। पारगम्य पदार्थ जैसे कंकड़ और रेत में से पानी तेजी से गुजर जाता है, जबकि अपारगम्य पदार्थ जैसे क्ले में से पानी आसानी से नहीं गुजर सकता। आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। फ्यूज तार का कार्य है विभवांतर स्थिर रखना, विद्युत आपूर्ति में कमी करना, विद्युत आपूर्ति में वृद्धि करना, सर्किट से अत्यधिक विद्युत धारा का गुजरने से बचाना। तो सही आंसर हो जाएगा आपका डी। फ्यूज तार एक सेफ्टी डिवाइस है जो विद्युत उपकरणों को विद्युत धारा के अत्यधिक प्रवाह के कारण जलने से बचाती है। तो सही आंसर होगा डी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। शुभ संध्या, शुभ रात्रि।